गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में जो हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कल मैंने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इसके लिए कौन कौन सी टर्म काम में आती हैं, सेल क्या होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल के 2 प्रकार भी बता दिए थे। और अब अपन शुरू करते हैं विद्युत अपघटनी सेल, या इसको अपन वोल्टीय सेल भी बोल देते हैं। विद्युत अपघटनी सेल क्या है? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो उस सेल को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस सेल में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को गलित अवस्था में या जब उसका जलीय विलयन एक पात्र में ले लिया जाता है और उसमें हम फिर इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमको इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम पहले। जैसे गलित NaCl का वैद्युत अपघटन। अब इसके विद्युत अपघटन के लिए जो पात्र काम में लिया जाता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। गालित NaCl मैंने कल भी बताया था कि किसी भी आयनिक पदार्थ के अगर वो ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में आयनिक पदार्थ धारा का चालन नहीं करेगा। उसके चालन के लिए जरूरी है या तो वो पिघली हुई अवस्था में हो, हमने उसको गर्म किया हो जिससे वो पिघल जाए, उसके आयनों के बीच का आकर्षण बल क्या हो जाए? कम हो जाए, या फिर उसको जल में घोल लें, क्योंकि जल में जब घोला जाता है तो जल उसके आयनों को क्या कर देता है? दूर दूर कर देता है। तो फिर वो आयन जो गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आयन क्या होते हैं? गति के लिए स्वतंत्र। तो अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, एक पात्र में गालित NaCl ले लिया, गलित या मेल्टेड NaCl, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए। देखो, जब तक कहा ना जाए आप प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड काम में लोगे, अक्रिय होते हैं वो। ये प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इनका संबंध बैटरी और स्विच से कर दिया। बैटरी का ये धन सिरा, ये ऋण धन सिरा इससे जुड़ा है, तो ये तो धनावेशित है। ये क्या है? एनोड। एनोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे याद रखोगे? पाव से, PAO, पाव, पॉजिटिव एनोड। और इस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव एनोड पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है? ये नेगेटिव। तो इसे कैथोड, और इसको याद रख लेना NCR से। हमारा अलवर जिला है जो NCR में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के पास है, इसलिए तो NCR वर्ड याद रख लेना, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। इनकी मीनिंग लिख देता हूं। ये तो नेगेटिव, ये कैथोड, और ये रिडक्शन, मतलब अपचयन होता है कैथोड पर। ये मैंने 11वीं क्लास में भी आपको याद कराया था
कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। पावर से पॉजिटिव, ए से एनोड और ओ से ऑक्सीडेशन। तो याद रखने के लिए पाव एनसीआर याद रखना, पाव एनसीआर। पाव से याद आ जाएगा एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पर ऑक्सीडेशन होगा। एनसीआर से याद आ जाएगा कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो रिडक्शन होता है इस पर। अब यहां पर क्या होता है, गालित NaCl में Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, ये एनोड धनावेशित हो गया, कैथोड ऋणावेशित हो गया। और हमें पता है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां इन आयनों पर सोडियम पर तो धनावेश है और क्लोरीन पर ऋणावेश है। तो सोडियम तो किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा, इसलिए धनायन को अपन क्या बोलते हैं, कैटायन। धनायन किसकी ओर जाता है, कैथोड की ओर, इसलिए धनायन को अपन क्या बोलते हैं, कैटायन। कैटायन कैथोड की ओर जा रहा है। इसी प्रकार से ऋणायन, ऋणायन को कौन आकर्षित करेगा, एनोड, क्योंकि एनोड पर धनावेश है, तो इसलिए ऋणायन को बोला जाता है एनायन। तो एनायन एनोड की ओर, ऐसे याद रख लेना, कैटायन कैथोड की ओर जाएगा, एनायन एनोड की ओर जाएगा। तो Na प्लस आयन तो इधर जाएगा और Cl माइनस आयन इधर जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। Cl माइनस आयन आया, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जब कोई अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है या उस पर धनावेश में क्या होती है, वृद्धि। तो यहां पर इस पर नेगेटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन अधिक था, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये उदासीन हो गया। अब हमें पता है क्लोरीन परमाणु अकेला नहीं रह सकता। क्लोरीन परमाणु क्लोरीन गैस के रूप में अस्तित्व में रहता है, Cl2 अणु के रूप में। तो यहाँ Cl2 कर दो, इधर 2Cl माइनस और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एनोड पर अभिक्रिया हो गई। तो हम एनोड पर तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी, एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। यहाँ कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर Na प्लस आयन आएंगे। अब यहां पर देखो ये ऋणावेशित है और इस पर धनावेश है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये कैथोड पर आकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा और ये सोडियम धातु में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, सोडियम धातु में। अब देखो इन दोनों रिएक्शंस को देखो, यहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहां पर भी तो 2 सोडियम चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन को 2 करोगे तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो अपन इसको बैलेंस करके अगर संपूर्ण अभिक्रिया को लिखते हैं, ये तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है, अपचयन। ये सॉलिड है, ये अपचयन हो गया, सोडियम आयन का क्या हो गया, अपचयन। पूरी अभिक्रिया को लिखूं मैं, ऐसे लिखूंगा, इसको भी अपन 2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो ये 2Na हो जाएगा और ये 2Na, ये 2Na प्लस और 2Na। तो नेट रिएक्शन, संपूर्ण अभिक्रिया, अभिक्रिया 2NaCl, इसका विद्युत अपघटन किया, NaCl को अपन ने लिक्विड या पीली व्यवस्था में लिया, मोल्ट फॉर्म में, मोल्टन है। तो ये अपन को 2Na और क्लोरीन गैस। सोडियम तो किस पर प्राप्त हुआ, कैथोड पर, तो कैथोड पर जम जाएगा यहां सोडियम आके, ये सोडियम जम जाएगा। और क्लोरीन गैस कहां मुक्त हुई, एनोड पर। तो इस प्रकार से देखो, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके हमने पदार्थ को तोड़ दिया, रासायनिक पदार्थ प्राप्त कर लिया। एक इलेक्ट्रोड पर तो हमें एनोड प्राप्त हो गया और एक इलेक्ट्रोड पर तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई।
और एक इलेक्ट्रोड पर हमें सोडियम प्राप्त हो गया, सोडियम धातु। तो इस प्रकार से ये सेल ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल। ये सेल क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ भाई बच्चों, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि जलीय विलयन का, जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन को लेते हैं तो विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन को लेते हैं तो किस प्रकार से विद्युत अपघटन होता है। तो किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या उसकी पिघली हुई अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आयन है जो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, वहां जाकर उनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो जाता है और हमें इलेक्ट्रोड पर पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ये सेल ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसमें एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, याद रखना हमेशा, पाओ, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। अब आता है आयनों का विसर्जन। आयनों का विसर्जन या विसर्जन विभव, इसे मैं मिटा देता हूं। आयनों का विसर्जन क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में जो आयन होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं और उन इलेक्ट्रोडों पर जाकर उदासीन हो जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और उदासीन हो गए। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं आयनों का विसर्जन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आयनों का विसर्जन। तो आयनों का विसर्जन, विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित धनायन व ऋणायन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रोडों पर जाकर, इलेक्ट्रोडों पर जाकर उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को आयनों का विसर्जन कहते हैं। आयनों का
विसर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयनों का विसर्जन कहते हैं। अब देखिए, एक चीज होती है विसर्जन विभव। विसर्जन विभव विसर्जन विभव क्या है? आयनों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर विसर्जित होने के लिए जिस न्यूनतम विभव की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? वह विभव ही आयनों का विसर्जन विभव कहलाता है। आयनों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर विसर्जित होने के लिए, विसर्जित मतलब उदासीन होने के लिए, विसर्जित होने के लिए जिस न्यूनतम विभव की आवश्यकता होती है, विभव की आवश्यकता होती है, उसे उस आयन का विसर्जन विभव कहते हैं। उसे उस आयन का विसर्जन विभव कहते हैं। ठीक है भाई। आयनों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर विसर्जित होने के लिए जिस न्यूनतम विभव की आवश्यकता होती है उसे ही उस आयन का क्या कहते हैं? विसर्जन विभव। अब ये विसर्जन विभव मैं क्यों बता रहा हूं? कई बार ऐसा आएगा कि आपके विलयन में एक से ज्यादा धनायन होंगे या एक से ज्यादा ऋणायन होंगे, तो उस स्थिति में कौन सा ऋणायन तो एनोड पर जाएगा या कौन सा धनायन कैथोड पर जाएगा, इसका जो डिसीजन करेंगे हम वो किससे करेंगे? विसर्जन विभव से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मैं कुछ धनायनों के लिए विसर्जन विभव और ऋणायनों के विसर्जन विभव बता देता हूं। जिसके लिए जितना कम विसर्जन विभव होगा वो उतनी ही जल्दी क्या होगा? उदासीन होगा। वो उतनी जल्दी क्या होगा? उदासीन होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनका ऑर्डर लिखा देता हूं आपको। विसर्जन विभव का क्रम। विसर्जन विभव का क्रम। पहला धनायनों के लिए कुछ ही काम में आते हैं के लिए। तो देखिए, जो आपके प्रथम और द्वितीय समूह के धनायन है और 13वें समूह के धनायन, उनका विसर्जन विभव अधिक होता है हाइड्रोजन आयन से, H+ आयन से, क्योंकि इन्हीं से इनका कंपटीशन रहेगा। जल में क्योंकि घोलते हैं तो जल में से तो H+ आयन और OH- आयन निकलते हैं, और जिस पदार्थ को घोलोगे तो उसके धनायन मिलेंगे। और देखिए आप, लिथियम प्लस आयन, Na+ आयन, K+ आयन, बेरिलियम +2 आयन, Mg+2 आयन, Ca+2 आयन, Fe+2 आयन, और आपका Zn+2 Ni+2,
इन सब का विसर्जन विभव अधिक होता है हाइड्रोजन आयनों से, H+ आयन से। तो शॉर्ट में लिखे तो अपन पहला, सेकंड और आपका जो 13वां समूह है, पहला, दूसरा, 13वां समूह के धनायन, इनका अधिक होता है हाइड्रोजन आयन से। और हाइड्रोजन आयन से कम जो होती है वो निम्न क्रियाशील धातुएं, जैसे आपकी कॉपर +2, Hg+2 और Ag+, Au+3, ये इन धातुओं का कम है। अब ऋणायनों के लिए तो देखिए, जल में जो ऋणायन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो OH- आयन से किसका तो कम है और किसका ज्यादा, इस चीज को देखना है हमें। तो आपके जो सल्फेट, SO4-2, नाइट्रेट, NO3- कार्बोनेट और फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन, इनका OH- से ज्यादा रहता है विसर्जन। मतलब अगर विलयन में ये भी उपस्थित है और ये भी है तो इसका होगा OH- आयन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसी प्रकार से अगर विलयन में ये भी और इनमें से कोई आयन है तो इसका क्या होगा, अपचयन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये नहीं करेंगे, ये रह जाएंगे ऐसे जैसे। और इससे कम किस किस का होता है, तो बचे हुए जो हेलोजन है Cl-, Br- और Ag-। और मान लो आपके जलीय विलयन में OH- भी उपस्थित है और क्लोरीन- भी उपस्थित है, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, OH- आयन का नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए विसर्जन विभव जरूरी है कि कुछ विद्युत अपघटनी सेलों में हमको एक से अधिक धनायन या ऋणायन मिलेंगे, तो किस धनायन को हम इलेक्ट्रोड पर ले जाएं, किस ऋणायन को इलेक्ट्रोड पर ले जाएं, उसका जो डिसीजन होगा वो इस विसर्जन विभव के द्वारा होगा। तो इसे आराम से नोट कर लीजिए, याद रखना है आपको ये। अब देखिए एक एग्जांपल, जो पहले मैंने गालित NaCl के बताया था वो तो सिंपल था बिल्कुल, उसमें तो गालित NaCl में Na+ आयन और Cl- आयन ही उपस्थित थे, एक धनायन एक ऋणायन, तो वहां में दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर मैं NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करूं, ये मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इंपॉर्टेंट है। NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं हम, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। अब की बार हमने क्या किया, NaCl को जल में घोल लिया, NaCl का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, वही कैथोड और एनोड। बैटरी लगा दी और स्विच, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये आपका एनोड, ये कैथोड। अब देखो यहां पर जो आपका जलीय विलयन है, इस जलीय विलयन में आपको देखो कौन कौन से आयन है, NaCl के कारण तो Na+ आयन और Cl- आयन मिलेंगे, लेकिन जल भी तो उपस्थित है, तो जल में भी तो H+ आयन और OH- आयन रहते हैं। तो ये अब यहां पर कंपटीशन होगा,
यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन। जब NaCl ओनली NaCl को लिया था तो कोई कंपटीशन नहीं था, Na प्लस आयन आराम से जा रहा था और अपने इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रहा था। क्लोरीन गैस Cl माइनस आयन जा रहा था, क्लोरीन गैस मुक्त हो रही थी। अब इनमें कंपटीशन होगा, क्योंकि देखो जो आपका कैथोड है, कैथोड तो सोडियम को भी आकर्षित करेगा और H प्लस आयन को भी आकर्षित करेगा। कौन जाके उदासीन होगा, जिसका विसर्जन विभव कम है। तो मैंने अभी आपको एक टेबल बनवाई थी, उसमें लिखवाया था कि प्रथम, द्वितीय और 13वें समूह के धनायनों का विसर्जन विभव हाइड्रोजन आयन से ज्यादा होता है। हाइड्रोजन आयन का कम है, सोडियम का विसर्जन विभव है, जो विसर्जन विभव डिस्चार्ज पोटेंशियल Na प्लस आयन का ज्यादा है और H प्लस आयन का क्या है, कम है। तो इसका मतलब H प्लस आयन आसानी से जाके उदासीन हो जाएगा, इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है, थोड़ी सी ऊर्जा में। तो इसमें कैथोड पर कौन जाएगा, H प्लस आयन जाएगा, Na प्लस आयन नहीं जाएगा। तो कैथोड पर, और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन और OH माइनस आयन दोनों है। अच्छा ऐसे करता हूं, यहां लिख देता हूं, कैथोड पर दोनों आकर्षित होंगे, Na प्लस आयन भी और H प्लस आयन भी, लेकिन Na प्लस आयन का विसर्जन विभव अधिक है, इस कारण से इसका अपचयन नहीं होगा, ओनली हाइड्रोजन आयन का अपचयन होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H में बदल जाएगा। अब अकेला H रहता नहीं है, ये H2 गैस के रूप में रहता है। तो यहां पर 2H प्लस आयन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात आ गई मेरी समझ में। एनोड पर भी ये दोनों आएंगे, कौन कौन, Cl माइनस आयन भी आएगा और OH माइनस आयन भी। अब इनमें से किसका विसर्जन विभव कम है, तो अब मैंने अभी बताया था कि जो विसर्जन विभव है वो Cl माइनस आयन का तो कम होता है, OH माइनस आयन का ज्यादा। तो Cl माइनस आयन इजीली चला जाएगा, तो यहां पर Cl माइनस आयन जाएगा और विलयन में Na प्लस आयन और OH आयन रह जाएंगे। अब Cl माइनस आयन कहां जा रहे हैं, एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये जाएगा यहां पर क्लोरीन गैस और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त। क्लोरीन गैस बनाने के लिए Cl2, क्लोरीन गैस का सूत्र क्या होता है, Cl2। तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक 2Cl माइनस, इसका कुछ नहीं होगा, ये यूं ही रह जाएगा। अब देखो विलयन में क्या बच गया है, यहाँ पर इधर तो Na प्लस आयन बचा हुआ है और इधर OH माइनस आयन, तो ये NaOH बना लेंगे और यहाँ पर आपके Cl माइनस, उस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस। तो देखो बात मेरी समझ में आई कि विसर्जन विभव बताना क्यों जरूरी था। जहां जलीय विलयन आएगा वहां पर विद्युत अपघट्य के जो धनायन ऋणायन है वो हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। तो कौन जाके मुक्त होगा ये इस चीज पर निर्भर करता है, विसर्जन विभव पर। इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखूं मैं, तो देखो 2NaCl प्लस 2H2O, विद्युत अपघटन करेंगे इसका, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है कैथोड पर, क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है एनोड पर, साथ ही अपन को 2NaH2 NaOH मिल गया, क्षार भी मिल गया। क्या मिल गया, क्षार मिल गया। तो ये आपके क्या हो गई, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना, क्लोर क्षार अभिक्रिया। और ये आपने 11वीं क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था। NaOH बनाने की विधि है कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल, वहां पर पढ़ा होगा ये सारा। कल और एग्जाम्पल करेंगे इसके विद्युत अपघटनी सेल के, और किस किस चीज पर ये डिपेंड करता है, और 1-2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे, फिर आगे के टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है।